Everyone, so we are back again after a very long interval. बहुत ज़्यादा गैप ले लिया मैंने, कोई लेक्चर्स अभी रिसेंटली प्रिपेयर नहीं किए हैं। तो फाइनली आज जिस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो एकेडमिक साइंस से थोड़ा हटके है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ साइंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ टू द टाइम दैट वी आर नाउ लिविंग इन। नाउ सी, अभी अगर हम एक तरीके से देखें तो जो आज हम जिस साइंस को पढ़ते हैं वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है। उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके पीछे जो रिडक्शनिज़म है, जो रीजनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ड होती है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। बिना प्रॉपर प्रूफ्स के और रीजनिंग के किसी भी थ्योरी को या एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है मॉडर्न साइंस में। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जब साइंस से भी पहले, जब ह्यूमन लाइफ शुरू हो रही थी, जब धरती पे लाइफ शुरू हो रहा था, तो किस तरीके से धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ, और आज हम साइंस को जिस रूप में पढ़ते हैं उस रूप में ये कैसे आया। सो ये 3 लेक्चर्स का एक पार्ट होने वाला है। सो इन द फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द एबियोजेनेसिस, मीन्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, टू हाउ द साइंस डेवलप्ड बाय द पीरियड बिफोर द रिनाइसेंस बिगेन। तो हम लोग अराउंड 13th 14th सेंचुरी तक की बात करेंगे, बिगिनिंग से लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ का ओरिजिनेशन हमारे अर्थ पे आज से 4 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, और उस टर्म को हम लोग साइंस में बोलते हैं एबियोजेनेसिस। अब ये टर्म बड़ा ही क्रूशियल टर्म है। एबियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पहला जो प्रीमोर्डियल लाइफ था वो धरती पे ओरिजिनेट होना शुरू हुआ, और ऐसा माना जाता है कि वो लाइफ सबसे पहले सी में, जो समुद्र है वहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि उस समय लैंड फॉर्म्स जो थे वो इतने डेवलप्ड नहीं थे, इतने सूटेबल नहीं थे लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो सी ऑर्गेनिजम्स थे जो धरती पर आए। अभी क्या है, सी ऑर्गेनिजम्स में भी स्पेशली जब आप 9th क्लास में जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे किंगडम्स के, तो आप लोगों ने पॉरीफेरा पढ़ा होगा, आप लोगों ने मोलस्का पढ़े होंगे। तो पहले ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सी में डेवलप हुए, जो प्रीमोर्डियल सूप कहा जाता है, जिसको प्रीमोर्डियल सूप से जो पहले ऑर्गेनिजम्स निकल के आए वो सी ऑर्गेनिजम्स थे, और बेसिकली वो पॉरीफेरा और मोलस्का किंगडम से बिलोंग करते थे, जिसमें आपके सी एनेमोन्स होते थे, कोरल्स होते थे, कुछ प्रिमिटिव जेली फिशेस थी। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एबियोजेनेसिस के टाइम पर आज से 4 मिलियन 3.5 मिलियन साल पहले जो है हमारे सी में ओरिजिनेट हुई। वो लाइफ फॉर्म धीरे धीरे टेम्परेचर के चेंज होने के कारण, अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने के कारण, वो धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म लेना शुरू कर दिया उसने। वो सी एनिमल्स जो थे वो माइग्रेट करके अर्थ पे आ गए, और वहाँ से शुरू हुआ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जब पहले ह्यूमंस का जो एविडेंस है वो मिला इथोपिया के आसपास। और ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो 4 अलग अलग स्टेजेस में हम लोगों ने उसको क्लासीफाई कर रखा है। जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसको हम लोगों ने 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रोग्रेस। द फर्स्ट वन इज टेरिस्ट्रैलिटी, यानी वो स्टेज, वो फेज जहाँ टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आए हमारे धरती पे, मतलब लैंड फॉर्म्स पे पहली बार जब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने कदम रखे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टेरेस्ट्रैलिटी। यानी टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, यानी जब आप समुद्र से माइग्रेट होके अर्थ पे आए, जब आपने ज़मीन पे चलना शुरू किया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब पानी से निकलकर धरती के उस पे आ गया, लैंड फॉर्म्स पे आ गया, और वो एम्फीबियन टाइप लाइफ जीने लगा, तो उस फेज़ को हम कहते हैं टेरिस्ट्रैलिटी, जो होमोसेपियंस में काफ़ी जनरली देखने को मिली थी। टेरिस्ट्रैलिटी के बाद कई तकरीबन बहुत सालों तक, तकरीबन आप कह सकते हैं 1.5 मिलियन ईयर्स तक टेरिस्ट्रैलिटी चलती रही, और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग किंगडम्स और जीनस और स्पीशीज़ के एनिमल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहे। कुछ एनिमल्स बने, कुछ एक्वेटिक फिशेस बन गई, कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने अपने आप को एरियल लाइफ के लिए अडेप्ट कर लिया, और उनके फेदर्स और पंख, ये सारी चीज़ें आ गई। और एक ऐसा जीनस था, एक ऐसा क्लास था जो अपने आप को बाईपेडलिज्म की तरफ लेके चला गया। नो, व्हाट इज बाईपेडलिज्म? बाई मीन्स टू, पेडल मीन्स रिलेटेड टू लेग्स। सो बाईपेडलिज्म मीन्स एनिमल्स दैट स्टार्टेड वॉकिंग ऑन 2 लेग्स। तो मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि टेरिस्ट्रैलिटी के बाद जो अगला फेज़ आया उनके एवोल्यूशन का वो था बाईपेडलिज्म। बाईपेडलिज्म यानी वो फेज़ जहाँ पे कोई भी
होमोसेपियंस का जो प्रिमिटिव आप कह सकते हैं, जो उनके पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने 4 पैरों को छोड़ के 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइपेडलिज्म। अब बाइपेडलिज्म क्यों हुआ, इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा इंटेलेक्ट जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाइपेडलिज्म की ही देन है। हमारी जो समझदारी है, जो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग है, वो बाइपेडलिज्म के कारण ही इतना इतना विविड हो पाया, इतना स्ट्रांग हो पाया। क्या होता था कि जब कोई भी एनिमल 4 पैरों पे चलता है तो उसका बॉडी वेट जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है उसके स्पाइनल कॉर्ड पे। जो उसका स्पाइनल कॉर्ड है उस पर ज़्यादा भार जाता है, और जो ब्रेन है वो हमेशा आप अगर थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करो तो देखोगे कि जो उसका सर है वो हवा में लटकता रहता है। वो चाहे कोई भी 4 लेग्स वाला जो एनिमल होगा, उसका सर हवा में लटकता रहता है, जिसके कारण जो ब्रेन का जो वेट है वो डाउनवर्ड रहता है हमेशा। तो उसके कारण जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट है, ब्रेन का जो एवोल्यूशन है वो छोटा रह गया। क्योंकि बॉडी की ज़्यादातर एनर्जी जो वो एनिमल्स, जो 4 क्वाड्रीपेडल एनिमल्स होते थे, वो जितना भी खाना खाते थे उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है उसकी एनर्जी का, वो उसके बॉडी को सपोर्ट करने में ही लग जाता था 4 लेग्स पे, है ना। तो इंटेलेक्ट को बढ़ाने में जो एनर्जी है वो काफ़ी कम खर्च हुई, और जो इवोल्यूशन है उसमें काफ़ी कम ध्यान गया ब्रेन साइज़ को इंक्रीज़ करने पे। गायों को बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको सिर्फ घास खाने से मतलब है, और कोई इंसान दूध निकाल ले, है कि नहीं। वो उनको इतना इंटेलेक्ट है कि वो अपनी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वो साउंड्स के थ्रू एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं और प्रोजिनी करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स का कोई तीसरा चौथा फंक्शन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमंस एक सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, तो इसीलिए ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। सही। तो देखा कि बाइपेडलिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ह्यूमन ब्रेन के इवोल्यूशन में। जब हम लोगों ने 4 पैरों से उठ के 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया, तो हमने देखा कि हमारा जो बॉडी का ज़्यादातर एनर्जी है वो हम लगा पा रहे थे सोचने में, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने में। हमने देखा कि अब हमें, क्योंकि 4 पैरों पे चलना नहीं पड़ रहा था, हम सिर्फ 2 पैरों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो 2 लिम्ब्स जो खाली रह गए उसका यूज़ हम लोगों ने चीज़ों को होल्ड करने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए, अपना बॉडी बैलेंस बनाने के लिए करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो आगे के 4 लिम्ब्स थे वो अडेप्ट होते चले गए, और उन्होंने ऐसा शेप ले लिया कि वो ऐसे फिंगर्स बन गए, है ना। आप ऐसे फिंगर्स और कितने ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, बहुत कमी। मंकीज़ में थोड़ा बहुत डेवलप्ड होता है, चिंपैंजीज में डेवलप्ड होता है, लेकिन आप बाकी एनिमल्स में देखोगे, आप काउज़ में देखो, आप लायंस में देखो, आप कैट्स में देखो, डॉग्स में देखो, तो ये फिंगर्स इस तरीके से इतने इतने मॉडिफाइड नहीं है कि वो किसी चीज़ को होल्ड कर सके या मूवमेंट कर सके, है ना। सो दिस इज़ वॉट बाइपेडलिज्म हैज़ डन टू द ह्यूमन्स। ये एक ऐसा फ़ायदा है जो हम लोग अंडर रेट करते हैं, जो हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन बाइपेडलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था ह्यूमन इवोल्यूशन का। अब जब बाइपेडलिज्म आया तो नेक्स्ट आता है इंसेफेलाइजेशन, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, द एनलार्जिंग ऑफ ब्रेन। क्योंकि इंसेफलाइजेशन, इंसेफलिस जो टर्म है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट किया जाता है, और ब्रेन की एक डिजीज़ भी है, आप लोगों को पता होगा, इंसेफलाइटिस। अभी लास्ट ईयर मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे, चमकी बुखार नाम से जो था। सो दैट इज़ जापानीज इंसेफलाइटिस एज वी कॉल इट इन इंग्लिश इन मेडिकल टर्म्स। सो इंसेफलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ऑफ ब्रेन। Millions of years of human evolution has made the human brain to expand itself. हमारा, आप अगर देखेंगे कायदे से, जब स्टडी करेंगे, अगर एंथ्रोपोलॉजी आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, फिर निएंडरथल्स, और आज जो होमो सेपियंस हम लोग देखते हैं, उनके ब्रेन साइज़ में काफ़ी अंतर था, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफ़ी अंतर था, और उनका जो ब्रेन साइज़ था वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ वो ब्रेन साइज़ बड़ा होता चला गया, है ना। क्योंकि ब्रेन का यूज़ बढ़ गया, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू किया, हमारे बॉडी जो फंक्शन करते थे, हम लोग जो भी काम करते थे उससे पहले एक थॉट प्रोसेस इन्वोक करते थे। हम सोचते थे कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। हमें भूख लग रही थी तो हम लोग सिर्फ हंट नहीं कर रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर मैं अपने भूख का कोई परमानेंट इलाज कर लूँ, मैं फार्मिंग शुरू कर दूँ, मैं एनिमल्स की रियरिंग शुरू कर दूँ, तो क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, ज़्यादा इजी हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने हंटिंग रियरिंग शुरू किया, तो अपने जानवरों को, अपने प्लांट्स को, अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने थिंकिंग की, है ना। हम लोगों ने क्लाइमेट्स में सर्वाइव करने के लिए थिंकिंग की, हम लोगों ने फायर का इन्वेंशन किया, तो फायर का यूज़ करने के लिए थिंकिंग की, व्हील बनाया, स्टोन टूल्स बनाए, कॉपर का इन्वेंशन किया। तो इन सब चीज़ों में जो मेन जो फंक्शन था वो किसका था, हमारे ब्रेन का।
even after so many years of evolution still we are highly dependent on the brain and we are just finding out कि हमारा ब्रेन कितना कैपेबल है। आप लोग सुनते हुए कि हम लोग ब्रेन का एक बहुत ही छोटा पोर्शन ही यूज़ कर पाते हैं। अभी भी इंटायर ह्यूमन ब्रेन का यूज़ हमारी बॉडी नहीं कर सकती है सोचने के लिए, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी। सो दैट प्रोसेस वॉज कॉल्ड इंसेफलाइजेशन। आफ्टर टेरेस्ट्रियलिटी एंड बाइपेडलिज्म द नेक्स्ट थिंग वॉज इंसेफलाइजेशन दैट कंट्रीब्यूटेड लार्जली टू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। हमारा ब्रेन का साइज बढ़ गया। एंड आफ्टर इंसेफलाइजेशन व्हेन वी वर फुली ग्रोन ह्यूमंस हु वर एबल टू थिंक, देन केम सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन यानी हम जब सोसाइटीज़ में बनने शुरू हो गए, जब हम सिविक हो गए, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, जब हम लोग सोसाइटी ग्रो कर सकते हैं, हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, एनिमल्स को पाल सकते हैं, तो इसका मतलब हम ये अकेले करने के बजाय हम कुछ लोगों को अपने साथ इंक्लूड करके कर सकते हैं। 10 जानवरों को एक साथ पालना ईजी नहीं होगा एक ह्यूमन के लिए, लेकिन अगर 4-5 ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूट कर दें तो दैट वुड बी एन ईजियर टास्क। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है जो सिविलाइजेशन की तरफ ह्यूमंस को लेके चला गया, जो आज तक हमारा फाइनल स्टेप है सिविलाइजेशन। यानी हम लोग छोटी छोटी सिविलाइजेशंस को फॉर्म करने लगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो ह्यूमंस हैं वो क्या होने लगे, सिविलाइज्ड होने लगे। देन केम स्टोन एज, द मिसोलिथिक एज, द नियोलिथिक एज, और उसके बाद धीरे धीरे कई सारी सिविलाइजेशंस रिवर्स के अराउंड फॉर्म होनी शुरू हुई, और इस तरीके से ह्यूमंस जो है वो आगे की तरफ बढ़ते चले गए। अब चलिए, ये तो बात थी ह्यूमन इवोल्यूशन की, और उसके साथ थोड़ी बहुत हमने डिस्कस की बायोलॉजी की, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। हम लोगों ने एबियोजेनेसिस डिस्कस किया, हम लोगों ने सी लाइफ डिस्कस की, हम लोगों ने इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेप्स डिस्कस किए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बिगिनिंग ऑफ साइंस। साइंस कब शुरू होना, साइंस जो है वो कब जन्म लिया साइंस ने। बेसिकली कायदे से देखो तो साइंस क्या है, साइंस है नेचर को ऑब्जर्व करना, उसको कैलकुलेट करना और उसको समझना। साइंस के यही 3 फंक्शंस हैं। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, आप उसके पीछे की लॉजिकल डिडक्शन को कर सकें, और आपको यूज़ करना आए अपने रिसोर्सेज को। तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, जब हम लोग अपने इवोल्यूशन स्टेज पे ही थे। हम लोगों ने जब एनिमल्स की रियरिंग शुरू की, तो एनिमल्स की काउंटिंग शुरू की, तो मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं कि वहीं से शुरू हुआ। हम लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, और हम लोगों ने जो ग्रोथ पैटर्न है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि वीट कब ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा वीट जो था वो पहला क्रॉप था जो ह्यूमंस ने ग्रो किया था। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रॉप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कैसे हम लोग सॉइल को इनरिच कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उसको पका कैसे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या था, धीरे धीरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो है वो नेचर में आती गई। लोग हालांकि उस समय स्टडी नहीं कर रहे थे उन चीज़ों को, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में आने लगी। पहला एविडेंस जो साइंस का आपको मिलेगा वो आपको यहाँ से काफ़ी दूर ग्रीस में मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रीक्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंट्रीब्यूट किया अर्लीस्ट साइंस में। जो साइंस का जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म था उसमें ग्रीक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि हिपोक्रेटस ने जो मेडिसिन है उसके फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस की, लोगों को मेडिसिन के अवेयरनेस के बारे में बताया। लोगों को एक टाइम पे नहीं पता था कि बीमारियों को दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है, या किस दवाई के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज़ करने पर बीमारियों को हटाया जा सकता है। तो हिपोक्रेटस वो ग्रीक आप कह सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने ये चीज़ें लोगों को बताई। और आज जब डॉक्टर्स बनते हैं तो हम लोगों को डॉक्टर बनने से पहले एक हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है। ये उन्हीं के नाम पर उनके ऑनर में रखा गया है, हिपोक्रेटिक ओथ। और ये ऐसा ओथ है जो हर डॉक्टर को लेना पड़ता है, जिसमें वो कहते हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी खुद से पहले लोगों की सेवा करनी है। देन केम एरिस्टोटल बहुत ही प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोलॉजी में वो काफ़ी ज़्यादा था। एरिस्टोटल के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पहला प्ले ग्राउंड था साइंस का वो स्पेस था, वो एस्ट्रोनॉमी थी। यहाँ जहाँ बहुत सारे प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस ने, पहले की सिविलाइजेशंस ने स्टार्स को स्टडी करना शुरू किया, प्लैनेट्स को स्टडी करना शुरू किया, स्टार की पोजीशन को पता करना शुरू किया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों को जब सिविलाइजेशन की ज़रूरत पड़ने लगी और हम लोगों को रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ने लगी, हम लोगों को प्लेसेस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ने लगी, तो हम लोगों के ज़मीन पर तो कोई ऐसा मार्ग था नहीं। आज तो रोड्स के नाम रखते हैं हम लोग ताकि हम जगहों को आइडेंटिफाई करें, कॉलोनीज़ के नाम होते हैं, शहरों के नाम होते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। तो पोजीशन को पता लगाने के लिए लोगों ने स्टार्स को स्टडी करना शुरू किया, और आसमान में जो स्टार्स दिखते हैं उस स्टार्स के थ्रू उन्होंने
ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक मैप रखा है, स्टार जो कॉन्स्टिलेशन है, ये देखिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा एक मॉडल है हमारे स्काई में, जो जितने टाइप के कॉन्स्टिलेशंस आपको दिखते हैं, जो स्टार की पोजीशंस, ये कुछ आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिलेशंस हैं। तो ये कॉन्स्टिलेशंस हैं जो पुराने लोग जो थे, जो मेसोपोटामियंस थे, जो इजिप्शियंस थे, जो ग्रीक्स थे, जो सुमेरियंस थे, उन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया और धीरे धीरे इस स्टार की स्टडी को उन्होंने एडवांस किया। उन्होंने इसमें ही अपना इंटरेस्ट दिखाया और कुछ ऐसे मैप्स तैयार किए जिसमें वो स्टार की पोजीशन को देख के पता लगा सकते थे कि वो इस समय कहाँ पर हैं, उनकी पोजीशन क्या है, और वो टाइम का भी पता लगा सकते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा है। देखो बहुत सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये आज भी हम लोग साइंस में यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस के लिए, फिज़िकल नोटेशंस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देखो अल्फ़ा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, ईटा, थीटा, पाई, तो ये चीज़ें जो हैं ये ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशन से आई हैं। स्टार्टिंग का जो साइंस था वो ग्रीक्स ने काफ़ी ज़्यादा उसको स्टडी किया और उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो इसीलिए ग्रीक्स का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है किसी भी साइंस के ब्रांच में। मैंने अभी हिप्पोक्रेटस की बात की, जब हम मैथमेटिक्स में आते हैं तो पाइथागोरस मिलेंगे, आपको हीरोन मिलेंगे, आपको यूक्लिड मिलेंगे, ये सारे ग्रीक्स थे जिन्होंने मैथ्स में एडवांसमेंट्स की। मेडिसिन में अपने इंडिया में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिसमें चरक थे, सुश्रुत थे, जिन्होंने जो पहली प्लास्टिक सर्जरी है कहा जाता है उन्होंने डेवलप की थी। पतंजलि थे जिन्होंने योगा का ओरिजिनेशन किया था, जिन्होंने योगा का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया था। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लोग थे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया। मैं मेटलर्जी की बात कर रहा था। मेटलर्जी भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो इवोल्यूशन के साथ साथ आगे बढ़ता चला। मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये मेटल्स की जब मैं बात करता हूँ मेटलर्जी में, तो मैं किस मेटल्स की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उन प्रिमिटिव मेटल्स की जो हम लोगों ने पता किया था, जैसे कि आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज तो हम लोगों ने खैर अलॉय बनाया था। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेटल्स फाइंड किए धरती के कोर से जो आज भी हमारे एग्जिस्टेंस में है, और उन्होंने एजेस को डिफाइन किया है। पहला मेटल जो अर्थ के क्रस्ट से हम लोगों ने डिस्कवर किया था वो था कॉपर। फाइन, तो ये बात थी इवोल्यूशन की। एक छोटा सा मैप भी मैंने तैयार किया है, देखो। अराउंड 4.6 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ और प्लैनेट्स ने बनना शुरू किया। 3.8 मिलियन ईयर्स अगो पहला एविडेंस ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग, वही मैंने बताया, प्राइमोर्डियल सूप जो कहते हैं। उस समय के ओशंस को हम लोग प्राइमोर्डियल सूप के नाम से जानते थे, और उस प्राइमोर्डियल सूप से ही निकल के आया था पहला लाइफ फॉर्म समुद्र से। देन इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स अराउंड 440,000 ईयर्स अगो। देन 400,000 ईयर्स अगो पहले लैंड एनिमल्स आए। 300,000 ईयर्स अगो पहले होमिनिड्स आए, ऐसे ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स। उसके बाद अराउंड 35,000 ईयर्स अगो डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं फ्लुएंट ह्यूमन स्पीच। 35,000 साल पहले पहली जो टॉकिंग लैंग्वेज है वो बनाई गई थी। ह्यूमंस ने पहले बोल के बात करना शुरू किया था। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो बात किया जाता था, पहले लोग बोलते नहीं थे बात करने के लिए, सिंबल्स में बात करते थे, लोग साइन बनाते थे। कुछ लोग थे जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करते थे, सिंबल्स का यूज़ करते थे। आप जब स्टडी करेंगे, कुछ एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करेंगे, तो आप लोग जानेंगे कि जो सुमेरियंस थे वो ऐसे रस्सी पे ऐसे गुच्छे बांध देते थे अलग अलग कलर्स के या अलग अलग नंबर्स के, तो उन नंबर्स को देख के आपको चीज़ें पता चलती थी। तो अराउंड 35,000 ईयर्स पहले फ्लुएंट ह्यूमन स्पीच जो है वो ओरिजिनेशन में आया। 12,000 साल पहले ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन दुनिया के अलग अलग जगहों पर स्टार्ट होना शुरू हुआ। 9,000 ईयर्स अगो स्टोन टूल्स बनने शुरू हुए। 6,000 ईयर्स अगो पहली प्रिमिटिव राइटिंग बेस्ड ऑन पिक्चर्स, इजिप्ट और मेसोपोटामिया में पहली राइटिंग जो है वो 6,000 साल पहले शुरू हुई इजिप्ट और मेसोपोटामिया में, जिसमें वो साइंस और पिक्चर्स बना के अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते थे। अराउंड 5,800 ईयर्स अगो ब्रॉन्ज का यूज़ हम लोगों ने शुरू किया, टिन और कॉपर का अलॉय बनाकर। 3,700 ईयर्स अगो अल्फ़ाबेट डिस्कवर हुई, कहाँ पर? पैलेस्टीन में। 3,500 ईयर्स अगो यूज़ ऑफ आयरन। 2,600 ईयर अगो ग्रीक साइंस का एरा जो है, एरिस्टोटल, पाइथागोरस, इन लोगों ने आज से 2600 साल पहले साइंस को बनाना शुरू किया। 1,000 ईयर्स अगो चाइनीज़ लोगों ने प्रिंटिंग इन्वेंट की। 700 ईयर्स अगो
विलियम ऑकम की एक्सपेरिमेंटल साइंस ने जन्म लिया। विलियम ऑकम ने एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके ऊपर उन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज को देना शुरू किया, और वहाँ से लोगों ने सोचा कि साइंस जो है वो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स पर भी बेस्ड होनी चाहिए। और आज जो हम मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं वो सिर्फ थ्योरीज पे बेस्ड नहीं होता है, उसका हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देना होता है ताकि वो चीज़ अप्रूव हो सके एक थ्योरी के रूप में। 500 ईयर्स हो गो कॉपरनिकस ने जो थ्योरी दी उसमें उन्होंने कहा कि अर्थ सन का ऑर्बिट करता है और सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। सो दिस थ्योरी वाज नोन एज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। और उसी टाइम में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी, जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, वो उसने जन्म लिया। 400 ईयर्स अगो जॉन हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी को बताया, जिससे हम लोगों को पता चला कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं और इस तरीके से हमारा लाइफ जो है हमारे बॉडी में फ़्लो करता है। उससे पहले बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे लोगों के मन में जो यहाँ पे ख़त्म हो गए। 300 ईयर्स अगो न्यूटन ने ग्रेविटी की थ्योरी दी, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। 200 ईयर्स अगो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब हम मॉडर्न जब हम हिस्ट्री में आ जाते हैं, 150 साल पहले डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आई, जिसमें उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी दी। जो सबसे फिटेस्ट स्पीशीज़ होंगी वो सर्वाइव करती हैं, बाकी सारी ख़त्म हो जाती हैं। इसी टाइम पे फोटोग्राफी इन्वेंट हुई। 100 साल पहले पावर्ड फ्लाइट जो एरोप्लेन्स थे उसका इन्वेंशन हुआ। आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। 50 से 60 साल पहले कंप्यूटर्स आए। 40 से 50 साल पहले डीएनए का जो है डिस्कवरी की गई। वाटसन और क्रिक ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने डीएनए की खोज की, जिससे जो डीएनए एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है हमारे साइंस में, हमारे ओरिजिन को पता लगाने के लिए। हमारे हमारे अब हम जो भी पता लगाना चाहते हैं, चाहे वो फॉसिल्स से हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी से हो, ऑटोप्सी हो, वो सब बेस्ड होता है डीएनए के ऊपर। 30 से 40 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए। इसी टाइम पे कंप्यूटर आ गए जो सिलिकॉन चिप्स पे बेस्ड थे। उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स और वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करते थे, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिन पे कंप्यूटर्स बेस्ड थे। बड़े बड़े रूम के जितने कंप्यूटर्स होते थे पहले। जब सिलिकॉन चिप्स आ गए तो कंप्यूटर्स का साइज़ भी छोटा होता चला गया। 20 साल पहले ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट जिसमें हम लोगों ने क्लोनिंग की शुरुआत की, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशंस और ट्रांसप्लांट्स के बारे में जब हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। अब जीनोम मैपिंग के कारण आज बहुत सारी एडवांसमेंट्स हैं मेडिकल फील्ड में जो कि पॉसिबल हो पाई हैं, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत ही क्रूशियल डिस्कवरी है मेडिकल साइंस की, जिससे आज लाखों लोगों की जान हर साल बच जाती है। इसी टाइम पे लैपटॉप्स, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी जन्म लिया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा साइंस डेवलप होता जा रहा है। तो आज जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं उसमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ था, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन था, और बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था। मैंने ये दो चीज़ें बताना मैं आप लोगों को भूल गया। मैं बात कर रहा हूँ रिनाइसेंस पीरियड से ठीक पहले 1300s के अराउंड, 1300 से 1400s के बीच में ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स आई। एक था डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका बाई आंद्रिए वेसेलियस। इसका आप ये ग्रीक है, लैटिन है, इसका असली ट्रांसलेशन होगा द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आंद्रिए वेसेलियस ने एक ऐसी बुक लिखी जिसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना शुरू किया, जो कि उस समय बहुत ही, आप एक तरीके से कह सकते हैं, गलत काम था, बहुत ही बड़ा पाप था ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करना और ह्यूमन बॉडी को इंटीरियरली स्टडी करना। इसको इस तरीके से देख सकते थे कि लोग इसको धर्म के ऊपर एक तरीके से जो है अटैक के रूप में देखते थे, क्योंकि चर्चेस बहुत ही प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे। तो चर्चेस इसको बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्रेस करता था और कहता था कि भगवान के खिलाफ जाके ये काम किए जा रहे हैं। तो ये एक बुक थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के टाइम। और सेकंड था डी रिवोल्यूशनिबस बाय निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया और उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि सन जो है हमारी यूनिवर्स का सेंटर है। उससे पहले ये टाइको ब्राहे आए थे, उससे पहले एरिस्टोटल आए थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उससे पहले अर्थ के रोटेशन और प्लैनेट्स के बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी, जो हम लोग फर्दर आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। निकोलस कॉपरनिकस की थ्योरी को बाद में केपलर ने अपने प्लैनेटरी मोशंस के लॉज में उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया था और सर्कुलर ऑर्बिट्स को इलिप्टिकल ऑर्बिट से चेंज कर दिया था, रिप्लेस किया था। और उन्होंने बोला था कि सन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सन प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट्स का सेंटर है, हमारा यूनिवर्स उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। अगले लेक्चर में इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि रिनाइसेंस पीरियड से लेके
अभी पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक, मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग तक किस तरीके से साइंस ने शेप लिया, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे डार्विन, लियोनार्डो दा विंची, ऐसे कई सारे नाम हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर उसके आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे मॉडर्न साइंस के बारे में तीसरे लेक्चर में। सो फाइन, थैंक यू।